नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम अपने चौथे अध्याय यानी जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, उन प्रश्नों से संबंधित हम सारा यहाँ पर क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर जगह जगह पर पिंक चौक के अंदर लिख रखा है। यह सन है, जिस बोर्ड के जिस साल में ये प्रश्न आया है उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। शुरुआत करते हैं हम लोग, जो जनरली परीक्षा के अंदर 1 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। फुल फॉर्म पूछी जाती है अलग अलग प्रकार की। जैसे निम्न का शब्द विस्तार लिखना है, तो निम्न का शब्द विस्तार सबसे पहला है IUD। तो IUD की फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी गर्भाशय के अंदर लगने वाली युक्ति जो हमें अनचाहे गर्भ से बचाती है। तो IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दूसरा है MTP, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ का चिकित्सकीय समापन, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सहायता से गर्भपात करना, सिंपल भाषा में देखा जाए तो। और ये क्यों करवाया जाता है? यह गर्भस्थ शिशु के किसी कारण से दोषपूर्ण होने पर, या माता की जान को खतरा होने पर, या संतति की जान को खतरा होने पर, किसी भी प्रकार की विकृति होने पर MTP की सलाह दी जाती है। तीसरा होता है वो है RTI। बिल्कुल सिंपल है। R यानी रिप्रोडक्टिव, T यानी ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तात्पर्य कि हमारे जो जनन नलिकाएं हैं, इन जनन नलिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण है तो इसे RTI, इसे रीनल TI यानी उससे हिसाब से भी देखा जा सकता है, रीनल ट्रैक इन्फेक्शन भी। लेकिन हम यहाँ पर जनन स्वास्थ्य से संबंधित है तो इसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव। वैसे सामान्य भाषा में RTI को कहा जाता है रीनल ट्रैक इन्फेक्शन, वो अलग है मेडिकल साइंस के अंदर। फिर आती है IUT। IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बिल्कुल सरल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रहेगी। इंट्रा यूटेराइन यानी गर्भाशय के अंदर किसी युग्मक को या किसी जाइगोट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। फिर आता है GIFT। ये GIFT जो होता है, यह गैमिट, G से मतलब होता है गैमिट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी नर या मादा युग्मक जो है, इनको महिला के फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में ट्रांसफर करना। जिन महिलाओं के अंदर प्राकृतिक रूप तौर पर अंड कोशिकाएं नहीं बनती है, लेकिन वह भ्रूण को धारण कर सकती है, निषेचन कर सकती है, तो ऐसी महिलाओं में किसी दाता महिला के शरीर से अंड कोशिका को निकालकर GIFT, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी अंडवाहिनी में युग्मकों को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है गैमिट, गैमिट यानी युग्मक। दूसरा होता है वह है ZIFT। ZIFT यानी जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परखनली शिशु के द्वारा हमने जाइगोट को डेवलप किया। अगर ये जाइगोट नहीं आ रहा, नहीं, अगर ये जाइगोट जो है, यह जाइगोट 8 कोशीय अवस्था में है तो इसे सीधे ही फैलोपियन ट्यूब में
और 8 कोशिका से ज़्यादा हो गया है तो इसे गर्भाशय के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर आता है IVF, सबसे कॉमन है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे सामान्य भाषा में परखनली शिशु भी कहते हैं। महिला के शरीर से अंड कोशिका, पुरुष के शरीर से शुक्राणु को प्राप्त कर महिला के शरीर के अंदर के वातावरण को किसी परखनली में, किसी बाह्य साधन में उपलब्ध करवाकर वहाँ पर अंड कोशिका और शुक्राणु का संलयन यानी निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाता है। इसे कहते हैं IVF। और लास्ट में आता है STD, सबसे कॉमन है STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचरित रोग। इसके बारे में हमने डिटेल से पहले पढ़ रखा है। जीवाणु जनित होता है, वायरस जनित होता है, कवक जनित भी हो सकता है। अब आता है अपना दूसरा प्रश्न, आप बंध्य दंपतियों को संतान सुख प्राप्त करने हेतु कौन से सुझाव देना चाहेंगे? ऐसे दंपति जो किसी कारण से संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। बंध्यता का तात्पर्य क्या होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। बंध्यता का मतलब होता है कि कोई दंपति उन्मुक्त तरीके से सहवास करता है, असुरक्षित तरीके से सहवास करने के पश्चात भी अगर उन्हें संतान प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें बंध्य की स्थिति में रखा जाता है। बंध्यता अलग है, नपुंसकता अलग है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो बंध्य दंपति सहवास कर पा रहे हैं लेकिन किसी कारण से उनके अंदर शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयोजन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे दंपतियों को संतान प्राप्त करने हेतु मेरा पहला सुझाव होगा वो है पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन का मतलब होता है IVF। अब IVF के अंदर क्या करेंगे कि जो महिला है उसके शरीर से या फिर दाता महिला उसके शरीर से अंड कोशिका को निकालकर संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, या तो महिला के स्वयं की अंड कोशिका या फिर किसी दाता महिला, किसी अन्य महिला की अंड कोशिका को इसी प्रकार से उस महिला के पति यानी पुरुष के शुक्राणु या फिर दाता के शुक्राणु इनको लेकर संवर्धन माध्यम के अंदर रखकर इन दोनों का आपस में निषेचन करवाया जाता है कृत्रिम माध्यम में। इस प्रक्रिया को कहते हैं IVF। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जब यहाँ पर भ्रूण डेवलप होता है तो इस भ्रूण को या तो सीधे ही फैलोपियन ट्यूब्स में, और अगर ये 8 कोशिका से बड़ा हो गया है तो इसे गर्भाशय के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो इन बंध्य दंपतियों को मेरे हिसाब से या तो पात्रे निषेचन की प्रक्रियाओं को करवाना चाहिए या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन, कि मान लो महिला नॉर्मल है, उसके शरीर में नॉर्मल तरीके से अंड कोशिका डेवलप होती है, लेकिन उसके पुरुष के अंदर बनने वाले वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा अगर कम है या शुक्राणु ज़्यादा गतिशील नहीं है, कमज़ोर है, तो वे किसी कारण से अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस अवस्था में इस पुरुष के शुक्राणु या फिर दाता पुरुष के शुक्राणुओं को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया से महिला के शरीर में ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। तो यह पुरुष दाता, अब ये पुरुष अगर नॉर्मल है लेकिन किसी कारण से यह अपने शुक्राणुओं को, अपने वीर्य को महिला के शरीर तक नहीं पहुंचा पाता है तो भी यहाँ पर वो कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया काम में आ जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग चाहें तो GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या किसी अन्य विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मानवता की दृष्टि से देखें तो मेरा सुझाव इन बंध्य दंपतियों को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस अनाथ बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और इन बंध्य दंपतियों को उन संतान मिल जाएगी, तो दोनों को संतान सुख का फायदा और बच्चे को माता पिता का सुख आसानी से मिल जाएगा। तीसरा है शल्य क्रिया के दौरान डॉक्टर बाईं फैलोपियन नलिका को काटना और बांधना भूल जाता है तो गर्भ निरोधन पर क्या असर पड़ेगा? हम सबको पता है कि प्रत्येक महिला के अंदर 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है। अगर हम डायग्राम के द्वारा देखें तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक अंडाशय होता है, यहाँ पर दूसरा अंडाशय है और ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये जुड़े हुए हैं।
जब महिला नसबंदी की जाती है तो महिला नसबंदी के दौरान दोनों ओर की अंडवाहिनियों को काटकर इन्हें बांधकर इन्हें अच्छी तरीके से पैक कर लिया जाता है। शुक्राणु छोड़े जाने पर शुक्राणु यहाँ तक पहुँचेंगे, अंड कोशिका यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयोजन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अंडवाहिनी कटी हुई है। लेकिन किसी एक अंडवाहिनी जैसे बाईं ओर की है, अगर किसी एक अंडवाहिनी को डॉक्टर काटना और बांधना भूल जाता है तो एक तरफ तो अंडवाहिनी बंद है लेकिन दूसरी तरफ की खुली है, तो शुक्राणु इस बाईं अंडवाहिनी के माध्यम से अंड कोशिका तक पहुंचकर उसे निषेचित करेंगे और बाईं अंडवाहिनी के माध्यम से भ्रूण जो होता है गर्भाशय में आकर आरोपित हो जाएगा और संतान उत्पत्ति हो जाएगी, यानी बंध्यता यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यही प्रक्रिया पुरुषों के अंदर भी परीक्षा में 2014 में पूछा गया है कि किसी पुरुष की नसबंदी करते समय उसकी दाईं शुक्रवाहिनी को खुला रख दिया गया, तो दाईं शुक्रवाहिनी से शुक्राणु निकलकर वीर्य में आएंगे, वीर्य सेचन की प्रक्रिया में वीर्य शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचेंगे और संतानोत्पत्ति हो जाती है कि अगर दोनों में से कोई भी एक शुक्रवाहिनी अगर खुली रह गई है तो वहां पर संतानोत्पत्ति होने के चांसेस पूरे रहते हैं। चौथा प्रश्न है, एक बंध्य महिला को गर्भ धारण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो पहला वही पात्रे निषेचन और दूसरा होगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि बंध्य महिला है, गर्भ धारण कर पाती है, निषेचन कर रही है, लेकिन अंड कोशिकाएं नहीं बन रही है, तो हम उसको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की सलाह देंगे। पांचवा प्रश्न है जो 2013 में आया हुआ है कि एक स्त्री जिसे आगे स्थायी रूप से गर्भावस्था नहीं चाहिए किस विधि का उपयोग करेगी? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, वह महिला नसबंदी का उपयोग करेगी। डॉक्टर शल्य क्रिया के द्वारा महिला की दोनों अंडवाहिनियों को काटता है, उसे फोल्ड करता है और उसे बांध देता है। ऐसा करने से शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयोजन नहीं होगा और संतानोत्पत्ति नहीं होगी। यह जो महिला नसबंदी की प्रक्रिया है यह परमानेंट है। स्थायी रूप से अगर संतानोत्पत्ति नहीं चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। वैसे महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी ज़्यादा ईजी है, आराम की ज़रूरत नहीं होती है, व्यक्ति अपना ऑपरेशन कराकर सीधा ऑफिस भी जा सकता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर आता है उल्ब वेदन जांच प्रक्रिया को हमारे देश में निषिद्ध किया जाना उचित है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज है, अपने घर में लड़का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा माना जाता है। उल्ब वेदन की प्रक्रिया के द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच की जाती है, उनके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर। अगर फीटस यानी गर्भस्थ शिशु महिला होती है, मादा है, तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है, जिससे भारत के अंदर मेल और फीमेल के बीच का जो लिंगानुपात है उसमें काफ़ी अंतर आ रहा है, जो हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए हमारे देश में उल्ब वेदन की जांच की प्रक्रिया को निषिद्ध किया गया था, जो बिल्कुल उचित था। लेकिन हमारी विडंबना है कि वर्तमान में इससे भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक आ गई, जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु के भ्रूण को या उसके सेक्स के बारे में हमें जानकारी हो सकती है। सातवां प्रश्न है 2011 में आया हुआ है, स्तनपान अनावर्तन क्या है, या इसको परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है। प्रसव के पश्चात कोई महिला अपने शिशु को जब दूध पिलाती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अधिकता होती है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अधिकता के कारण उस महिला के शरीर में अंड कोशिकाओं का विकास नहीं होता है। तो अंड कोशिकाओं का विकास नहीं होने से जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक उस महिला के शरीर में गर्भ को धारण करने की समस्या नहीं रहती है। लेकिन यह प्रक्रिया परमानेंट नहीं होती है, यह 4 से 6 महीने तक। उसके पश्चात यह प्रक्रिया अपने आप खत्म हो जाती है, तो महिला वापस प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भ को धारण कर सकती है। एक गर्भवती महिला के परीक्षण में यह इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है कि एक गर्भवती महिला के भ्रूण के परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने पाया कि गर्भ में पल रहा बच्चा XX अंडाणु और Y शुक्राणु के संयोग से विकसित हुआ है, तो डॉक्टर उसे MTP की सलाह देता है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जो महिला है
इससे शिशु को X और X गुणसूत्र प्राप्त हो रहे हैं, और जो पुरुष है उस पुरुष से उस शिशु को Y गुणसूत्र, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो शिशु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या X और XY यानी 47 गुणसूत्रीय हो जाती है। इस अवस्था से उत्पन्न होने वाली संतति में होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से उत्पन्न होने वाली संतति नर होती है, लेकिन वो बंध्य होती है, नपुंसक होती है। कारण है उसका कि उसमें Y के साथ में एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा है। तो उत्पन्न होने वाला बच्चा लड़का होगा, लेकिन उसके जननांगों का विकास नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसमें जननांगों का विकास नहीं होता है, शुक्राणु बनना बंद हो जाते, शुक्राणु बनेंगे नहीं, उसके जो जननेंद्रियां हैं यह भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी, और उस व्यक्ति के सीने के ऊपर उभार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उसके सीने पर स्तन ग्रंथियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पुरुषत्व के साथ में उसमें महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे शिशु से बचने के लिए डॉक्टर उसे MTP की सलाह देते हैं, ताकि उत्पन्न होने वाला बच्चा इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित न हो, उससे पहले ही उसका गर्भपात कर लिया जाता है। कॉपर व हार्मोनल आईयूडी यानी कॉपर टी संतानों के बीच में, दो संतानों के बीच में अंतर रखने का एक पॉपुलर साधन है कॉपर टी और हार्मोनल आईयूडी। कॉपर टी को जब महिला के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है तो यह कॉपर टी महिला के शरीर में कॉपर आयनों का मोचन करता है। यह कॉपर आयन मुक्त होते हैं महिला के गर्भाशय में। यह कॉपर आयन मैथुन प्रक्रिया के द्वारा जो वीर्य महिला के शरीर में छोड़ा गया था, उनके जो शुक्राणु हैं उन शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रियाओं को बढ़ा देता है, उनकी गति को धीमा कर लेता है। तो शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंच नहीं पाते हैं और गर्भाधान नहीं होता है। और दूसरा होता है हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी महिला के शरीर में गर्भाशय में आरोपित करने के पश्चात यह आईयूडी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, जिसके प्रभाव से गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो इस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है कि वह आने वाले शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। और मान लो किसी कारण से शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंच भी गए हैं तो भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से आरोपित होने नहीं देती है। ये दो बातें यहाँ पर याद रखना है कि हार्मोनल आईयूडी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में परिवर्तन कर लेती है तो कोई भी भ्रूण वहाँ पर आरोपण नहीं करेगा। और दूसरा, हार्मोनल आईयूडी गर्भाशय में आने वाले शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं। यह प्रश्न 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तकनीक क्या है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन यानी ZIFT पात्रे निषेचन की प्रक्रिया से जिस भ्रूण को डेवलप किया गया है, यह भ्रूण अगर 8 कोशीय अवस्था में है तो इस भ्रूण को ZIFT प्रक्रिया द्वारा यानी इस भ्रूण को, इस जाइगोट को क्या करते हैं, अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरित कर लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है ZIFT। यह प्रक्रिया इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जैसे ही भ्रूण अगर 8 कोशिका से बड़ा, ये 16, 32 या 64 कोशीय अवस्था में होता है तो यह भ्रूण आकार में बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है, तब इसको गर्भाशय के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे कहते हैं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। कब? जब भ्रूण 8 कोशीय अवस्था से ज़्यादा कोशिका का हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। तो ZIFT कराई जाती है 8 कोशीय अवस्था में और IUT कराई जाती है 8 से अधिक यानी 16, 32 या 64 कोशीय अवस्थाओं के अंदर। बच्चों में अंतराल के लिए हार्मोन मोचक IUD, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हार्मोनल IUD से निकलने वाले फीमेल हार्मोन गर्भाशय की भित्ति में परिवर्तन, उसके एंडोमेट्रियम में चेंजेस कर लेते हैं, तो कोई भी भ्रूण आकर वहाँ पर अटैचमेंट नहीं करेगा। दूसरा, गर्भाशय की भित्ति इस टाइप से मॉडिफाई हो जाती है कि जैसे कोई शुक्राणु वहाँ तक पहुँचता है तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न, जैसे ये प्रश्न जो है 2008 में आया हुआ है। अब
कुछ प्रश्न हैं, कुछ अन्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें एक आती है निषेच्य अवधि क्या है। निषेच्य अवधि के बारे में हमें याद रखना है कि अगर किसी महिला में ऋतुस्राव की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई है, अगर ऋतुस्राव की प्रक्रिया 1 तारीख को, सपोज 1 तारीख को स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है ऋतुस्राव, तो ऋतुस्राव जिस दिन प्रारंभ हुआ है उसका 14वां दिन जो होगा वह ओव्यूलेशन के लिए होता है, यानी उस दिन ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग होता है और 28 दिन के पश्चात वापस ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस 14 दिन से 3 दिन पहले 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, तो 11 दिन से लेकर 17वें दिन की अवधि जिसके अंदर अगर असुरक्षित तरीके से यौन संबंधों को स्थापित किया गया तो अंड कोशिका के निषेचन की संभावनाएं रहती है। तो इस अवधि को कहा जाता है निषेच्य अवधि कहते हैं। और निषेच्य अवधि के दौरान यदि व्यक्ति कंडोम का उपयोग करें या आवधिक संयम, इन 7 दिन के लिए व्यक्ति संभोग की प्रक्रियाएं, सहवास की प्रक्रियाएं नहीं करेंगे तो संतानोत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा है कि वर्तमान में कंडोम का अत्यधिक मात्रा में प्रचलन हो रहा है। तो 2 कारण इसके पूछे जाते हैं। तो पहली बात आती है कि कंडोम है क्या। प्लास्टिक नहीं कह सकते हैं, रबड़ से बनी हुई युक्तियां होती है जिसको संसर्ग या सहवास से पहले लिंग यानी सिसन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, इसे कहा जाता है कंडोम। और कंडोम की एक ब्रांड आई थी निरोध, जो बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलर हुई थी, अतः कंडोम को निरोध भी कहा जाता है। तो वर्तमान में कंडोम का अत्यधिक मात्रा में प्रचलन है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि कंडोम के द्वारा गर्भ निरोधन होता है। यह गर्भ के निरोधन में, संतान को उत्पन्न नहीं होने में गर्भ निरोधन में सहायता करता है, क्योंकि जो वीर्य छोड़ा जाता है मेल के द्वारा वह कंडोम के अंदर ही रहता है, महिला के फीमेल पार्ट के अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो यह गर्भ निरोधन में सहायता करता है। इसी के साथ साथ दूसरा है कि यह एसटीडी से बचाता है, क्योंकि शिशन जो होता है पूरा का पूरा कंडोम से ढका रहता है, तो शिशन की त्वचा मादा की त्वचा के संपर्क में नहीं आती है, तो यौन संचरित रोग जो होते हैं वह पुरुष को नहीं होंगे, यानी एसटीडी से बचाव होता है। इसके अतिरिक्त भी है कि कंडोम आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं लगाता है, अतः उसकी प्राइवेसी बनी रहती है। अतः वर्तमान में कंडोम का ये 2 प्रमुख कारण हैं। ये 2 कारण तो हमें लिखने ही लिखने हैं, उसके अतिरिक्त चाहें तो लिख सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं में प्रचलित गर्भ निरोधन है। तो गर्भ निरोधन के लिए ग्रामीण महिलाओं के अंदर ओरल पिल्स यानी मुख से ली जाने वाली गोलियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि माला डी है, ये सबसे फेमस हुई थी। मुख से ली जाने वाली गोलियों के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनका एक विशिष्ट प्रकार का कॉम्बिनेशन है। हो सकता है ये हार्मोन अकेले भी हो या फिर इन हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इन हार्मोन्स के प्रभाव से महिला के शरीर में अंड कोशिका का विकास नहीं होगा। तो अंड कोशिका का विकास नहीं होने से अंड कोशिका रिलीज नहीं होगी, निषेचन की प्रक्रियाएं नहीं होगी और संतानोत्पत्ति नहीं होती है। तो ग्रामीण महिलाओं के अंदर गर्भ निरोधन के लिए इन ओरल पिल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मालाडी बहुत फेमस हुई थी। अंतिम प्रश्न है कि बलात्कार या असुरक्षित यौन संबंधों के कारण अगर किसी महिला में सगर्भता उत्पन्न हो जाए या उसके होने की संभावना हो तो क्या करना चाहिए। यह सबसे अलग टाइप का प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग किया जाता है। अब एक लड़की है या कोई महिला थी, उसका बलात्कार हुआ या उसके साथ में असुरक्षित यौन संबंध स्थापित हो गए। जिस समय बलात्कार हुआ या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित हुए थे उस समय अगर उस महिला के शरीर में अंड कोशिका विकसित हो गई थी, अंडोत्सर्ग हुआ है, तो 100% गर्भ धारण की संभावनाएं बढ़ती है। इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं, 72 घंटे के भीतर जब सहवास हुआ था, बलात्कार हुआ, तो उसके 72 घंटे के भीतर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में उपलब्ध है, उनका उपयोग किया जाए। तो ये पिल्स
गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो है उसको इस प्रकार से मॉडिफाई कर लेगी कि भ्रूण यहाँ पर आकर अटैचमेंट नहीं करेगा और वो गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन 72 घंटे बीत गए हैं तो उसके पश्चात तो एक ही इलाज होता है, वो है एमटीपी, कि एमटीपी के द्वारा उस अनचाहे भ्रूण को हम आसानी से हटा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर के अंदर से आते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो हमें इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सुझावों के द्वारा मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इन प्रश्नों का आप लोगों को सही तरीके से उत्तर दे दूंगा। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।